हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको गॉस लॉ की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पढ़ाई थी। वो एप्लीकेशन थी कि यदि हमारे पास एक लंबी सी चार्ज वायर है तो उस वायर की वजह से किसी बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम का। आज हम क्या करेंगे, उस लंबी चार्ज वायर के स्थान पर एक प्लेन लेंगे, टू डायमेंशनल शीट लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने का रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि गॉस थ्योरम जो है उसकी सहायता से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल सकता हूं और साथ ही साथ चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हम कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन चार्ज शीट भी लिखते हैं या प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। फिर से समझ लो बेटा, हर टॉपिक को करने से पहले उसको समझा करो। जिस बच्चे को टॉपिक समझ में आ गया कि उसे करना क्या है तो ऑटोमेटिकली वो डेरिवेशन कर सकता है, ठीक है। तो हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां से पता चल गया। एट एनी पॉइंट निकालनी है, ठीक है। इस वजह से ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट चाहिए और उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो सारी बातें तो इस टॉपिक में दे दी, हमें तो बस उसको इवेलुएट करना है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो जो इसने कहा है हम उसी हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज चाहिए, जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। अगर मेरे पास वही नहीं है तो फिर मैं कैसे निकालूंगा। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज मैंने ये ले ली, ये बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन में इसके लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले ली। अच्छा, ये चार्ज शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात और ध्यान रखनी है, अभी फर्स्ट केस में हम थिन शीट ले रहे हैं बेटा। कैसी शीट ले रहे हैं, थिन शीट ले रहे हैं, पतली शीट ले रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इस कंसीडरेशन में। तो मैंने ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसके ऊपर ले लिया। मान लीजिए इसके ऊपर क्या वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्लेन है, ये टू डायमेंशनल है, तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे हम, सिग्मा। जब हमने कल या लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें हमने लैम्डा लिया था, वहां पर चार्ज वायर पे था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी सरफेस एस मान ली बेटा, ठीक है। ये पूरी सरफेस की एस मान सकते हैं, ठीक है। और हमने इस पर चार्ज क्यू ले ली और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली। अब इस प्लेन शीट की वजह से, क्योंकि ये थिन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ भी होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी होंगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये बेटा हर जगह ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी थोड़ी दिखा रहा हूं। परपेंडिकुलर टू दिस शीट होगी, इस शीट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, इस तरफ भी ऐसे ही हम ले सकते हैं। इतना काम हमने कर लिया, प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ थिन शीट ऑफ चार्ज ले ली। अब इसकी वजह से कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज किया जा सकता है, ठीक है। हमें एट एनी पॉइंट, तो मान लिया मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया बेटा यहाँ पे पी पॉइंट, जो इसके सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट मान लो ओ, इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है। कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर। तो ओ से
P तक की जो दूरी ले ली बेटा वो मैंने ले ली R, ये भी तुम्हें दिमाग में रखना है। O से P तक की दूरी क्या ले ली हमने, R ले ली, ठीक है। अब इस R बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम कैसे लगती है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट कंसीडरिंग गॉसियन सरफेस यू कैन नॉट अप्लाई द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हम इस पॉइंट के चारों तरफ क्या ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। यहां तक इस प्रकार से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। यहां से मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूं, ये हमारी आपको दिखाई दे रही है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसी प्रकार से यदि ये पॉइंट इस तरफ है तो इस गॉसियन सरफेस को इधर भी निकाला जा सकता है। मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं क्योंकि थिन शीट है तो दोनों तरफ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो बेटा इसके सेंटर से यानी कि शीट से इस बिंदु की दूरी हमने R ले ली और गॉस थ्योरम लगाने के लिए टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। फायदा क्या होगा बेटा, इस गॉसियन सरफेस पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करोगे तो उसकी वैल्यू E ही रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। तो सरफेस कैसी ले ली, सिलेंड्रिकल। अब ध्यान से देखो, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 पार्ट हम करेंगे। दिस इज योर पार्ट 1 S1, दिस इज योर पार्ट 2, ये हिस्सा ले लेते हैं S2, ये तो पूरी सरफेस है, वैसे तो स्मॉल पार्ट लेंगे DS2, यहां वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा DS1, ये पूरी सरफेस S1, ये पूरी सरफेस S2 और ये पूरी सरफेस क्या हो जाएगी बेटा S3। इसका छोटा सेक्शन लेंगे क्योंकि गॉस थ्योरम लगाएंगे ना, तो ये पोर्शन कहलाएगा DS3। फिर से सुन लो मैंने क्या किया, I have divided the Gaussian surface into 3 segments. One of the segment is curved surface and other 2 segments are circular in the shape. ये जो 2 शेप हैं ये तो सर्कुलर है जबकि ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें निकालना है फ्लक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से, इस पूरी गॉसियन सरफेस की वजह से। तो वो कैसे निकलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन से निकलेगा। कैसे, E डॉट ds, ठीक है। E डॉट ds कौन सी सरफेस पे, फर्स्ट सर्कुलर सरफेस पे, प्लस E डॉट ds कौन सी सरफेस पे, सेकंड जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे ds1 ds2 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर ना लिखेंगे ds लगा देंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने S1 S2 डिफाइन किया है। और तीसरा क्या बेटा, थर्ड सरफेस के लिए E डॉट ds3। तुम्हें इतना समझ में आ जाना चाहिए, इतना समझ में आ भी गया होगा कि हमने क्या किया, हम इस शीट की वजह से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे। हमने वहां पर उस बिंदु पर उसके सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस कंसीडर की और फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं क्योंकि गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। पहली सरफेस का, दूसरी सरफेस का और तीसरी सरफेस का, तीनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो फ्लक्स के लिए होगा। ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को रब करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो इस सरफेस का जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ है, सेकंड ये थर्ड सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ है, जबकि सेकंड सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी बेटा, यहां पर रहेगी। आपको समझ में आ रही है बात। तो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के पैरेलल है, यहां पर इस वेक्टर के भी पैरेलल है, देखो ये बना रखी, और इस वेक्टर के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो तीन में से दो सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड
जो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस का उसके पैरेलल है और इसमें परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अब सेकंड सरफेस में ये केस है E डॉट ds। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मैं आगे इसको कैलकुलेट कर सकूं। देखो बेटा ध्यान से, जो सेकंड सरफेस है फॉर S2 के लिए cos थीटा कितना है 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0। कारण क्या बताओगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर के, इसलिए हम ये कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है। अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? E डॉट ds सेकंड सरफेस के लिए क्या बन जाएगा? E ds cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो सेकंड सरफेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 0 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक? तो इसका कंट्रीब्यूशन तो हमने 0 निकाल दिया। अब रह गए ये दोनों सरफेसेस। ठीक है। अब ये दोनों सरफेसेस कैसी थी? ऐसी सर्कुलर, और इनका सरफेस एरिया यदि हम S मान लेते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर n इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर थी, तो दोनों के बीच में कोण कितने का हुआ? कितने का हुआ बेटा? 0 डिग्री का। ठीक है, शाबाश। तो हम क्या करेंगे हम अब लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सरफेस, पहली और तीसरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल थी किसके? नॉर्मल वेक्टर के, इसलिए थीटा 90 डिग्री की बजाय 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। तो E डॉट ds और E डॉट ds, तो हमारा जो फ्लक्स आया टोटल वो क्या लिखें? इसका मान क्या आएगा? S1 E ds cos 0 डिग्री प्लस ये वाला मान हो गया 0 प्लस S3 के लिए क्या आ गया? E ds cos 0 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई? तो cos 0 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? EDS तो 2 इंटू EDS। क्या तुम्हें इतनी लाइन समझ में आई? ये बिल्कुल आसान था, यहां तक हमने समझ लिया। अब ध्यान से देखो बेटा आगे। अब मैंने क्या बात की कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर हमेशा हर जगह सेम रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी 2E इंटू ds। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो 2E इंटू ds। अब ds क्या था? ds था बेटा ये सरफेस ली थी, इसका जो छोटा सा सेक्शन लिया था ds। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो पूरी सरफेस आ जाएगी और पूरी सरफेस का एरिया क्या है? S माना है हमने, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? ES। ये आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शीट की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया? जो गॉसियन सरफेस बनाई थी उस गॉसियन सरफेस की वजह से जो टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूशन था वो ये आ गया। इतना समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे। अब हम क्योंकि गॉसियन सरफेस ली थी तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? गॉस थ्योरम कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। और फ्लक्स का मान कितना आया है? ये आया है, तो इसको आप लिख देंगे 2ES के बराबर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा एक और डेफिनेशन है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होती है बेटा। ठीक है। तो यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू एस करके। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बन गया हमारा? 2ES इज इक्वल टू क्यू का मान क्या आ गया? क्यू का मान आ गया सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया बेटा, तो रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
हमारा जो आंसर था वो ये आएगा कि जो अगर हम इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और वो भी कैसी, थिन शीट, यदि हम बहुत पतली और बहुत लंबी लेंथ की प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, किसी भी बिंदु पर ये आएगी। समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। हमारे पास रिजल्ट आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रिजल्ट आया। क्या जानकारी मिली यहां से आपको? यहां से आपको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज जैसा होगा उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट आएगी। अगर चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि इफ चार्ज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ r, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, यदि चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? आउटवर्ड, पॉजिटिव आएगी, यानी पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होती है। और यदि चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी बेटे? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इनवर्ड होगी, यानी कि अवे फ्रॉम द शीट टुवर्ड्स द शीट। ये बात तुम्हें समझनी थी, यहां से ये निकल के आई। और अब क्योंकि ये रिजल्ट आ चुका है तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला? इस केस में यहां से कंक्लूजन मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है बेटा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम शीट। शीट से जो बिंदु हमने चूज किया था उस चीज के, उस चूज किए हुए पॉइंट की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर नहीं करती तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे बेटा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द r डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? वो ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहे हम इस बिंदु पर चूज करें, चाहे इसको इस बिंदु पर ले, चाहे बेटा r1 r2 r3 कोई भी दूरी चाहे कितनी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। पिक्चर क्लियर हुई? ये आपका टॉपिक था आज का, थिन शीट की वजह से इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर थिन की बजाय थिक शीट ले ली जाए, कैसी शीट ले ली जाए बेटा? थिक शीट, मोटी ले ली जाए शीट, जैसे कि किताब ले लो फॉर एग्जांपल, किताब, या ये देखो ये भी प्लेन शीट है लेकिन इसमें मोटाई भी है। वहां पर हमने इसकी मोटाई जो है वो विड्थ जो है कंसीडर नहीं की थी। तो तुम्हें क्या समझना है? थिक शीट जो है बेटा, इट विल बी कंसीडर्ड, इसको कंसीडर किया जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन शीट्स, ठीक है। तो जो थिक शीट होती है बेटा उसको हम दो पतली थिन शीट्स का कॉम्बिनेशन मानेंगे। और हम जो चार्ज है, चार्ज विल बी टेकन ट्वाइस, यहां पर चार्ज को 2 बार लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बेटा? पहली शीट की वजह से क्या आई? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी की वजह से भी क्या आई? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया? सिग्मा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रिजल्ट है यदि आप थिन की बजाय थिक शीट ले लेते हैं तो आपका रिजल्ट ये बनेगा। आपका समझ में आ गया? तो आज का हमारा ये टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि यदि हमारी जो ये चार्ज डेंसिटीज हैं वो अलग अलग हो,
और अलग अलग शीट हम ले लें, मतलब थिन शीट लें, थिक नहीं, थिन शीट लें और उनके बीच की दूरी भी हो, तो न्यूमेरिकली ये जो सेक्शन रहेगा कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले ये प्रिपेयर कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है बेटा।